हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गाइड यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर के बारे में। थर्ड कर्नाटिक वॉर जो हमारी सीरीज़ चल रही थी यहाँ पर, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है उसमें हम एडवेंट ऑफ यूरोप का चैप्टर पढ़ रहे थे। उसके अंदर यहाँ पर हम जान रहे थे, लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे वो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर और सेकेंड कर्नाटिक वॉर थे, और जिससे पहले जो रहा वो सब चीज़ें डिस्कस करी हमने। उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देख सकते हैं उस पर। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आपके पास बुक नहीं है तो बुक को भी ज़रूर परचेज़ करें, वरना मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर दे सकता हूँ, वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं बुक को। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, हम थर्ड कर्नाटिक वॉर के बारे में बात करेंगे। अब कर्नाटिक क्या था, क्या नहीं था, ये अभी कर्नाटिक रीजन क्या था, और जो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से डिप्लोमेसी चल रही है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो सब मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करा था, जिसमें हमने बताया था फर्स्ट जो कर्नाटिक वॉर है, पूरा बैकग्राउंड समझा चुका था मैं उसके अंदर आपको। या फिर अगर आपको सिर्फ कर्नाटिक वॉर्स के बारे में ही पढ़ना है तो उसकी अलग सी वीडियो बनी है, जो मैंने खुद अपनी तरफ से बनाई है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं उसको। असल में यहाँ पर होता क्या है, जो थर्ड कर्नाटिक वॉर है वो इंडिया की वजह से नहीं होता। जैसे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर था इंडिया के अंदर, इंडिया की जो सिचुएशन थी उस वजह से नहीं होता, वो तो होता है ऑस्ट्रियन वॉर की वजह से यहाँ पर इंडिया के अंदर। और सेकंड जो होता है वो भी यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो इनडायरेक्ट प्रॉक्सी वॉर लड़वाती है। यहाँ के जो नवाब होते हैं इंडिया के, कर्नाटक के, और जो हैदराबाद के निज़ाम होते हैं, उनको आपस में लड़वाती है। मतलब जो निज़ाम है गद्दी बैठे वो, और जो उनके कॉम्पिटिटर है वो उनको। सेम चीज़ कर्नाटक में होती है, कर्नाटक के अंदर जो नवाब बैठे हैं उनको भी लड़वाती है, जो उनके कॉम्पिटिटर होते हैं उनसे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, कर्नाटक थर्ड सेकेंड कर्नाटक वॉर के बाद यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ प्लासी लड़ चुकी होती है। बैटल ऑफ प्लासी के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब को हरा चुकी होती है, ठीक है, सिराजुद्दौला को। और जो बंगाल होता है वो उनके पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका होता है, यानी कि रेवेन्यू, इंसान वगैरह लोग जो है, फ़ौज है, जो रेवेन्यू है, ज़मीन है, हर चीज़ उनकी कंट्रोल पूरी तरह से यहाँ पर आ चुकी है। इससे क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही पावरफुल हो जाती है, क्योंकि जो बंगाल तो सूबा था मुग़ल राज्य का, एम्पायर का, सबसे ताकतवर, सबसे ज़्यादा अमीर सूबा जो था यहाँ पर, इंडिया जो सूबा था वो बंगाल ही था यहाँ पर। फिर यहाँ पर इसमें क्या होता है, इस टाइम के 1756 के अंदर ऑस्ट्रिया ये सोचता है कि जो चीज़ें उसने खोई हैं यहाँ पर, वो उसको वापस से ले लेता है यहाँ से। वो चाहता है कि जो उन्होंने खोया, ख़ासकर सिसिलिया का जो रीजन होता है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, हम इतना ही जानेंगे कि वो उस पार्ट को वापस चाहता है ऑस्ट्रेलिया लेने के लिए, तो वो लड़ाई लड़ता है, फिर से यहाँ पर शुरुआत करता है। इससे क्या होता है, यूरोप में एक जंग फिर से शुरू हो जाती है, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन आमने सामने हो जाते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं तब उसके अगेंस्ट हो जाता है एक पार्टी यहाँ पर। अब क्या होता है कि ब्रिटेन सोचता है कि अब हम तो इंडिया के अंदर पावरफुल हो चुके हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, या ब्रिटिश फोर्सेस जो होती हैं चंदर नगौर, जिसको चंदर नगर हम आज के टाइम में कहते हैं, वहाँ पर जो फैक्ट्री होती है, जो शाइस्ता खान परमिशन देते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री लगाने की, उस फैक्ट्री के ऊपर ये बमबारी करते हैं बहुत ज़्यादा, और पूरी तरह से उस जो सेटलमेंट को बर्बाद करके रख डालते हैं, बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं पूरी तरह से वहाँ पर। इसके चक्कर में क्या होता है, फ्रेंच आर्मी जो होती है वो गुस्से में होती है, और रिटेलिएट करने के चक्कर में वो उनके अंडर उनके गवर्नर कमांडर होते हैं, इनका नाम होता है काउंट डे लैली, कैप्चर कर लेते हैं सेंट फॉर जॉर्ज को, और मद्रास पे अटैक कर डालते हैं। आप मद्रास में ही सेंट फॉर जॉर्ज होता है यहाँ पर, ठीक है, उस पर वो अटैक कर डालते हैं। मगर अटैक तो करते हैं, मगर वो इसमें डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं। ब्रिटिश फोर्सेस जो कि किसके अंडर होती हैं सर, आयरे कॉलेट के अंडर होती हैं, कोटे के अंदर, वो उनको बैटल ऑफ वंडी वॉच इन 1760, बहुत ज़्यादा मशहूर बैटल है यहाँ पर। आमतौर पर जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं इसको वंडा वसाई बोलते हैं वहाँ पर, तमिलनाडु में जो रीजन है कर्नाटक का, वहाँ पर, ठीक है। तो ये वहाँ लड़ी जाती है, और उसमें फ्रेंच फोर्सेस पूरी तरह से हार जाती हैं, क्योंकि वो कमज़ोर हो चुकी होती हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जितनी जितनी ज़मीन होती है इंडिया के अंदर की, वो पावरफुल थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी, पौंडीचेरी, माहे, गिंगे और कराईकल जो है दूसरे जो रीजन होते हैं, उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब्ज़ा कर लेती है यहाँ पर। फिर आखिरकार जो फ्रांस होता है उसको ट्रीटी करनी पड़ती है साथ में, इसको बोलते हैं पीस ट्रीटी ऑफ पेरिस। 1763 में ये ट्रीटी होती है, जिसके तहत फ्रांस को
परमिशन मिल जाती है इंडिया के अंदर व्यापार करने की, मगर उसको ये परमिशन नहीं मिलती कि वो अब इंडिया में अपनी फ़ोर्स को ला सकता है, ना वो भी अपनी कोई फ़ौजी कार्यवाही करेंगे, ना अपनी फ़ौज को लेकर आएंगे। हाँ, हालांकि सिर्फ पौंडीचेरी से वो अपना जो कमर्शियल काम था उनका वो काम कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट यहाँ पर ये रहा कि जो फ्रांस का जो एम था, जो ड्रीम था इंडिया के अंदर अपना एम्पायर बिल्डअप करने का, कि इंडिया पे हम कंट्रोल करेंगे, कब्ज़ा करेंगे, वो पूरी तरह से वैनिश हो जाता है यहाँ से, मतलब डैश हो जाता है, मतलब बिल्कुल गिरधाराशायी हो जाता है बिल्कुल यहाँ से। और फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी पावरफुल कंपनी, यूरोपियन पावर बन के आती है, सबसे ऊपर ही आ जाती है यहाँ पर। और इंडिया के अंदर कॉलोनियल रूल जो होता है वो शुरू यहाँ से हो जाता है। अब आप इस टाइम देखेंगे कई सारे, आप देखेंगे कभी ना कभी आप अगर पढ़ेंगे, जब इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे आप, तो उस टाइम आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर कई सारे बिल, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो रूल पास कर रहा है, साथ साथ इस टाइम भी रूल ही पास होते रहते हैं। जो चार्टर एक्ट वगैरह जो आएंगे यहाँ पर, एक्ट ऑफ, बहुत सारे एक्ट्स आते हैं यहाँ पर, रेगुलेटिंग एक्ट भी यहाँ पर अब आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर है 1763 और 1773 के अंदर यहाँ पर पहला रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। इसके ज़रिए से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है कंट्रोल करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, ताकि वो रेगुलेट कर पाए उनको आसानी से, और राज जो है इंडिया पे दी जगह के अपना कायम कर पाएँ सही तरीके से। तो ये रहा हमारा कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर। अब यहाँ पर एक रीज़न बात पूछी जाती है कि हमेशा एग्ज़ाम्स में ये आता है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आपके कॉलेज वगैरह के एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये आता है कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कामयाब कैसे हुई और फ्रेंच फेलियर कैसे हुई कंपनी यहाँ पर। तो कई सारे यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर रीज़न्स होते हैं। खासकर रीज़न यहाँ पर ये रहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो प्राइवेट कंपनी होती है, वहीं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो प्राइवेट पूरी तरह से यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखते हैं। लेसर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ प्राइवेट इंटरप्राइजेस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, प्राइवेट कंपनी थी पूरी तरह से। और ब्रिटेन के अंदर जो भी उसके कॉम्पिटिटर खड़े हुए, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मनाकर या फिर दबाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही मिला दिया। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ ब्रिटेन के अंदर कोई खड़ा नहीं हो पाया, मतलब उसकी पावर को चैलेंज नहीं कर पाया। हालांकि बाद में तो ऐसा हो जाता है, मगर इस टाइम तक ऐसा नहीं हो पाता कि ताकतवर बन पाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर। दिस क्रिएट अ सेंस ऑफ इंथ्यूजम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द पीपल। लोगों के अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हम यहाँ पर कब्जा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब किससे फ़ायदा यहाँ पर ये है, कंपनी जो है वो इंस्टेंट डिसीजन ले पाती है। हालांकि जब ज़रूरत पड़ती है उनको वो हाथ के हाथ डिसीजन ले सकते हैं, मगर जब बाद में यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आएंगे वो उनकी थोड़ी पावर कम कर दी जाएगी यहाँ पर, मगर इस टाइम तक यहाँ पर इनको पावर रहती है यहाँ पर। वहीं पर क्या होता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो हम कहेंगे कि 50% जो शेयर थे वो सरकारी थे, 50% जो शेयर थे उसके वो प्राइवेट थे। यहाँ पर प्राइवेट जो हम देखते हैं शेयर होल्डर्स थे उनके हाथ में थे। तो यहीं पर बात थी कि प्राइवेट जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ही बात माननी पड़ती थी फ्रेंच की जो गवर्नमेंट थी, यहाँ पर जो मोनार्की थी उसकी, क्योंकि मोनार्की थी उस टाइम फ्रांस के अंदर और आज़ादी किसी को नहीं थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो कंपनी है उसको कहीं ना कहीं यहाँ की जो मोनार्की थी वो कंट्रोल कर रही थी, और उनको मौका नहीं मिल पाता था अपने हिसाब से काम करने के लिए। सिर्फ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का डुप्लेक्स जो यहाँ पर होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, वही सबसे एफिशिएंट कमांडर गवर्नर जनरल इंडिया के अंदर होता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके अलावा दूसरा कोई भी यहाँ पर नहीं होता, जिस तरह से कंपनी धीरे धीरे बिल्कुल सफाया हो जाता है कंपनी का यहाँ से। दूसरी यहाँ पर जो दूसरा रीज़न जो यहाँ पर रहा वो था सुपीरियर ब्रिटिश आर्मी एंड ब्रिटिश सिटीज़ अंडर कंट्रोल। अब जो नेवी है, सॉरी मैंने आर्मी बोला, नेवी के बारे में कहा मैंने, जो नेवी है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर ब्रिटेन की थी, फ्रेंच की इतनी ताकतवर यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, ब्रिटिश के पास फ़ायदा यहाँ पर ये था कि उनके पास बड़े बड़े शहर कंट्रोल में थे, जैसे कि हम कहेंगे कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, अब जैसे खासकर जो यहाँ पे था वो कैलकाटा था, मद्रास बॉम्बे भी इसके अंदर खासकर शामिल था। कैलकाटा इसलिए कि ये बंगाल की राजधानी थी। ठीक है, बंगाल की राजधानी बाद में मतलब बनाते हैं अंग्रेज इसको, राजधानी थी यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो व्यापार था वो कोलकाता से ही था यहाँ पर, यानी कि बहुत पैसा यहाँ से आ गया। बॉम्बे से भी वही हाल था और सेम मद्रास से भी था। वहीं पर जो फ्रेंच है उनके पास कोई ख़ास तो ज़्यादा थी नहीं, चंदन नौगौर तो बर्बाद हो चुका था यहाँ पर,
और जो दूसरे हम देखें जो सेंटर्स थे उनकी या फिर फोर्टिफिकेशन थी इंडिया के अंदर, बहुत ही कम जगहों पे थी और कमज़ोर थी वो। मगर सिर्फ इनके पास एक थी, वो थी पौंडीचेरी, जो कि सिर्फ एक सिटी से कुछ नहीं, कहाँ एक और कहाँ तीन, यानी कि 3 से ज़्यादा आमदनी है, एक के पास आमदनी कम हो पाएगी। इसलिए क्या है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पावरफुल इस वजह से यहाँ पर नहीं हो पाती। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि फ्रेंच ब्रिटिश वर स्ट्रॉन्ग विद फंड्स। जैसे कि वो कनेक्शन किसके साथ हैं, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो फंड से मतलब मजबूत थे, पैसा उनके पास था अच्छा खासा। ठीक है, उसको जो गवर्नमेंट है उनसे पैसा लेना नहीं पड़ता था अपने काम करने के लिए, वो प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए वो अपने जो बेस था कंपनी का, अपने प्राइवेट पैसे पे सब कुछ करती थी यहाँ पर। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जब राजा देगा तो मिलेगा पैसा, जब सिटीज़ भी नहीं है ना व्यापार इतना ज़्यादा है, तो भाई पैसा कहाँ से आएगा इतना सारा। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है सुपीरियर ब्रिटिश कमांडर्स। इसके अंदर देखेंगे आप यहाँ पर कि ब्रिटिश कमांडर बहुत सारे हैं जो कि रहते हैं यहाँ पर, सर आइडेकॉट, मेजर स्ट्रिंगर, लॉरेंस, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव तो खासकर है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा खास यही होता है। और जो फ्रेंच होते हैं उनके पास सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, डुप्लेक्स, डुप्लेक्स के अलावा कोई आता ही नहीं, बाकी सारे जानते ही हैं आप, उनका हिसाब ये रहता है कि हम संधि कर लें, डुप्लेक्स तक ही लड़ूंगा मैं, राज करना है इंडिया के अंदर। तो ये कारण रहते हैं यहाँ पर कि फ्रेंच इंडिया कंपनी जो होती है वो फेल हो जाती है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर पावरफुल हो गई, इंडिया के अंदर पैरामाउंट यूरोपियन पावर बन जाती है, और फिर अपना कॉलोनियल रूल जो है इंडिया में इस्टेब्लिश करती है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भी या ब्रिटिश इंडिया कंपनी जितनी सारी कंपनीज आई थी, पोर्तुगीज़, डच, फ्रेंच, ठीक है, और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, 3-4 कंपनियाँ ये हो गई। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज इंडिया के अंदर आई थी, इसमें खासकर डेनिश और स्वीडिश कंपनी भी यहाँ पर है। देखिए आपका भी एग्रीमेंट था स्वीडन, ठीक है, स्वीडिश कंपनी का यहाँ पर देखिए रहता है कि स्वीडिश कंपनी भी आती है यहाँ पर। अब स्वीडिश कंपनी और जो डेनिश कंपनी है इतनी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है, जो हमारी बुक है उसके अंदर सिर्फ डेनिश कंपनी के बारे में दिया गया है, तो इसी बारे में हम डिस्कस फ़िलहाल यहाँ पर करने वाले हैं। इससे आगे हम किताब के दायरे को पार नहीं करेंगे, यहाँ पर अलग से मैं बनाऊँगा इनकी वीडियोस। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्या होता है, 2 बार बनाई जाती है। ठीक है, ठीक है, अब डेनमार्क के अंदर ही कंपनी बनती है यहाँ पर, इसका नाम होता है डेनिश ऑस्टिडिस्क कैंपेन, यानी कि मतलब डेनिश का डेनमार्क का कैंपेन इंडिया की तरफ, इस तरफ कैंपेन। तो कब बनाई जाती है यहाँ पर, ये 1600, ये ज़्यादा हो गया, 1616 में बनाई जाती है, और 1685 भी ये कायम रहती है, इंडिया में आती है। उस टाइम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर ये तंजौर के पास जगह होती है, तंजौर के यहाँ से परमिशन लेते हैं कि हमें आपका एक इलाका चाहिए जहाँ से हम व्यापार कर पाएँ। तो राजा सिंह की ट्रीटी होती है, कब होती है यहाँ पर, ये 16 नवंबर 1620 में, और जगह मिलती है इनको कहाँ पर, ट्रेनबुगर, ठीक है, ट्रेन बकवार जो भी नाम है जगह का, वहाँ जगह मिलती है, यहाँ पर ये अपना सेंटर बनाते हैं। मगर ये फोर्टिफिकेशन इतना ख़ास यहाँ पर नहीं करते, सिंपल एक छोटा किला बनाया जाता है, यह अभी मौजूद है वहाँ पर, इसका नाम है डेंसबर्ग। ठीक है, ये इंडिया के अंदर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक लौता किला है, फोर्टिफिकेशन की कंपनी है, मतलब एक 40, ठीक है, फैक्ट्रीज को बोलते थे ये, बस इसके अलावा कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ पर इनकी। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम देखें हिस्ट्री के अंदर, डेनिश और स्वीडिश कंपनी को इतना ज़्यादा जो थी सब, जो हम चाय का जो व्यापार था इंडिया से, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा था दोनों का यहाँ पर। मगर यहाँ पर क्या होता है, देखिए हम देख व्यापार जो होता है वो कितना करते हैं, ये 90% तक जो व्यापार जो करते हैं चाय का, इसकी स्मगलिंग करते हैं ये ब्रिटेन के अंदर उल्टा। ठीक है, हालांकि जो ये ब्रिटिश यहाँ पे देखते हैं डेनिश कंपनी है, उनका ये मकसद यहाँ पर नहीं होता ज़्यादा करना, इनका मकसद होता है इंडिया के अंदर ईसाईयत को फैलाना, ईसाईयत को फैलाने का सबसे ज़्यादा ख़ास मकसद यहाँ पर रहता है। ठीक है, मगर ये अपनी जो ट्रेड पोर्ट्स हैं उसको भी एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ, सूरत, बंगाल, जावा, बोर्नियो में। ठीक है, अब इसमें साथ साथ कौन सी फैक्ट्रीज़ के अलावा फैक्ट्रीज़ भी इनकी होती हैं, कहाँ कहाँ पर, मसूलीपट्टनम, सूरत में इनकी फैक्ट्री होती है, बालासोर में और जावा में। मतलब यहाँ से तो ट्रेड यहाँ से भी कर रहे हैं ये, मगर फैक्ट्रीज़ नहीं है इन जगहों पर। कुछ जैसे मसूलीपट्टनम है, यहाँ से व्यापार नहीं है, व्यापार है, फैक्ट्री भी है यहाँ पर। ठीक है, बोर्नियो में भी है, बोर्नियो में व्यापार है, फैक्ट्री नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह का सब होता था पहले ज़माने में। अब इसमें क्या होता है कि बाद में हम देखेंगे कि जब जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक बार यहाँ पर क्या होता है कि यूरोप के अंदर होगा वॉर।
ठीक है। यूरोप के अंदर वॉर कब होता है, यहाँ पर 1643 से 1669 के बीच चलता है, जिसमें डेनमार्क भी शामिल हो जाता है यहाँ पर। अब डेनमार्क के शामिल होने से क्या होता है, यूरोप के अंदर डेनमार्क की पावर हो जाती है बहुत ज़्यादा कम। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि वो कब्ज़ा कर लेती है इनके शहरों के ऊपर, जहाँ जहाँ इनकी फैक्ट्रीज होती हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी इनके हाथ से ये छूट जाती हैं और इनकी पावर जो होती है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। फिर दोबारा से हम यहाँ देखेंगे जो दोबारा ही कंपनी बन रही है यहाँ पर 1670 के अंदर दोबारा कंपनी को बनाया जाता है अलग नाम देकर यहाँ पर इंडिया के अंदर यहाँ पर, ठीक है। दोबारा से कंपनी को भेजते हैं, कंपनी को दोबारा से इस्टेब्लिश करते हैं, मगर अब वो कमज़ोर हो चुके होते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो उनकी फैक्ट्रीज होती हैं उनको बेच डालते हैं। कब, 1845 में। और डेनिश जो यहाँ पर हम देखते हैं आते हैं, उनका जो पीरियड है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, मतलब उनकी पावर बिल्कुल यहाँ से सफ़ा हो जाता है यहाँ से। हालांकि आप देखेंगे इंडिया की इंडिपेंडेंट के बाद भी यहाँ पर फ्रेंच और पोर्तुगीज़ रहेंगे, ब्रिटिश तो चले जाते हैं यहाँ से इंडिया से, मगर पोर्तुगीज़ सबसे ज़्यादा राज करते हैं इंडिया के, 400 साल तक पोर्तुगीज़ रहते हैं यहाँ पर। मगर जो हम देखें डेनिश का जो सबसे ज़्यादा ख़ास यहाँ पर रहा, बात करते हैं हिस्ट्री के अंदर, इस बात चलते हैं यहाँ पर से इस तरफ, तो जो डेनिश थे उनका मेन काम यहाँ पर यही रहा कि उन्होंने मिशनरीज़ बहुत ज़्यादा लाई इंडिया के अंदर, मतलब ईसाइयों को फैलाने की ज़्यादा कोशिश करी यहाँ पर। तो ये अब एडवेंट ऑफ यूरोप के अंदर जो कंपनीज इंडिया में आई, ये होता है यहाँ पे कंप्लीट। और इसका लास्ट पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।